वेलकम टू द शो सनाइक पाकिस्तानी। आज के दिन हम मौजूद हैं एक ऐसे फूड एग्जीबिशन में जो कि 1950 से लेके सन 2000 तक खाने के हवाले से जो तब्दीलियां अमेरिका में और अमेरिकन टेबल्स के ऊपर आ चुकी हैं वो आपको दिखाएंगे। आइए इस एग्जीबिशन में आपको लिए चलते हैं और इसके साथ साथ वो तब्दीलियाँ, वो चेंजेस जो कि इस मुल्क और इस कल्चर का हिस्सा बनी है वो भी आपको दिखाते हैं। कई दहाइयों में यहाँ के फूड ट्रेंड्स में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनको इकट्ठा करने के लिए और लोगों के सामने पेश करने के लिए इस पूरे एग्जीबिशन को कामयाब बनाने में 2 साल का अरसा लगा है। इसकी क्यूरेटर रेना ग्रीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और ये पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी। हेलो मिस रेना, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Good morning. It was really difficult for you to make this dream come true and to have this exhibition in 2 years. How you make it? With a huge team of people who worked very hard for a long time to collect the objects. इस नुमाइश के लिए बहुत से अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ी टीम तवील अरसे से काम कर रही थी। चीज़ें इकट्ठी करने, उनकी मनसूबाबंदी करने और अतियात जमा करने पर इन लोगों ने काम किया। हमारी टीम ने खुराक से मुताल्लिक़ ये सारा काम इंतहाई खुलूस और बड़ी मेहनत के साथ किया। Lots of people. We have a whole team that is very devoted to this subject, food. Can we have a tour with you so that you can describe everything which is in this exhibition? Of course. Okay. Let's start with Julia Child. All the goodies I've got. I'm Julia Child, and I just love to muck around in the kitchen. Ouch! Julia Child was an American cook who taught all of America through her cookbooks. जूलिया चाइल्ड्स की खाना पकाने की किताबें और टीवी शोज अमेरिका में बहुत मकबूल हैं। उन्होंने फ्रोजन फूड इस्तेमाल करने के बजाय लोगों में खुद खाना बनाने का शौक पैदा किया। To a very different level from what they'd had before. She told him to get out of the cooking from a box, from a frozen food dinner, and raise the scale of what they were doing and what they were eating and what they were putting in their mouth. कुकिंग शोज में जूलिया चाइल्ड्स को बहुत पसंद किया जाता था और वो अपने शो मैसाचुसेट्स से पेश करती थी। 2001 में वो रिटायर हो गईं। उन्होंने अपने घर के किचन में बहुत से इंतहाई मकबूल प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग कराई थी और उन्होंने अपना किचन लोगों के सामने पेश किया था। हम उनका वही किचन यहाँ ले आए हैं। आज के मसरूफ़ तरीन दौर में चाहे अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान, लोग कुकिंग शोज़ को देखना पसंद करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो खाने उसमें बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। कुकिंग शोज़ ने कितना इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, आइए देखते हैं। जेन के घर वाले रोजाना इकट्ठा खाना नहीं खाते, लेकिन जेन हफ्ते में कम से कम 2 दिन सबके लिए खाना बनाती हैं। घर वाले अगर इकट्ठे खाना खाएं तो बहुत अच्छा लगता है और अगर हफ्ते में एक दिन भी ऐसा किया जाए तो बहुत मजा आता है। दीगर अमरीकी खवातीन की तरह जेन भी काम करती हैं। वो एक वकील हैं और मसरूफियत की वजह से खाना नहीं बना सकती, जबकि उनके बच्चे भी खाने के मामले में बहुत नखरे करते हैं। मुझे खाना खाने का शौक नहीं, बहुत ज्यादा खाना मुझे पसंद नहीं है। जेन यहाँ मदद लेने आई हैं। वियाना वर्जीनिया के कुलिनरी कुकिंग स्कूल में मुख्तलिफ खाने बनाने सिखाए जाते हैं। CEO स्टीफन सेंट के मुताबिक लोग पेशावर शेफ बनने नहीं आते, बल्कि सिर्फ बेहतर खाना बनाना सीखना चाहते हैं। ये एक अच्छी तब्दीली है। खाना पकाने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इस दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये स्कूल सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ था और अब यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। शुरू में स्कूल में सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट होते थे, लेकिन अब 15 शेफ्स मुख्तलिफ क्लासों में खाना पकाना सिखा रहे हैं। चूँकि आज हफ्तावार क्लास है, इसलिए सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वीकेंड और शाम की क्लासों में तादाद इससे दुगनी होती है। खाना पकाने की क्लासों में स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई तादाद की एक वजह केबल पर खाना पकाने का नेटवर्क चैनल भी है, लेकिन सेंट के मुताबिक इसकी एक वजह और भी है। मुझे लोगों में तब्दीली नजर आ रही है। अपनी मर्जी से किसी भी वक्त खाना पकाने के बजाय अब लोग कोशिश करते हैं साथ बैठकर खाना खाया जाए। जेन की फैमिली के लिए भी यही बात सही है। अब मेरे घर वाले खुश हैं कि मैं रोज एक जैसा खाना नहीं बनाती, जिसकी वजह से अब हम सब इकट्ठे खाना खाते हैं।
जेन के बच्चों के मुताबिक खाना पकाने की क्लासों से उनकी माँ को एतमाद मिला है। वो अक्सर ऐसे खाने बनाती हैं जो ना पहले कभी खाए और ना ही उनका नाम सुना, लेकिन होते बहुत मजेदार हैं। जेन कहती हैं कि वो दोबारा कुकिंग क्लासेस लेना चाहेंगी अगर उन्हें वक्त मिला। आज के इस एग्जीबिशन में किचन से लेके ना सिर्फ ये कि बढ़ते हुए ट्रेंड्स, बल्कि इसके अलावा वो तमाम आलात जो कि कभी कभी किचन का हिस्सा हुआ करते थे और अब शायद उनकी जगह नए एडवांस किस्म के इक्विपमेंट ने ले ली है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Something about this section. What this section is all about? It's all about fast food. We not only change. ये पूरा शोबा फास्ट फूड के बारे में है। ये शोबा बताता है कि वक्त के साथ हमारे खाने की चीज़ों और खाने के तरीकों में क्या तब्दीलियाँ आईं। हम मेज़ पर खाना खाने के बजाय कार में बैठकर खाने की जानिब कैसे मुंतकिल हुए। हम सफ़र के दौरान खाने लगे, हम खाना हासिल करने के लिए ड्राइव इन और ड्राइव थ्रू में जाने लगे। इस तरह से जो चीज़ें हम खाते हैं वो फास्ट फूड है। आप जानते हैं कि फास्ट फूड पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल है। मिसाल के तौर पर हैमबर्गर या चीज़ बर्गर और हॉट डॉग वगैरह। Taken over the world, which is hamburgers and cheeseburgers and hot dogs, and these were some of the first drive-in stands where people could get this fast food. शुरू में ड्राइव इन इस किस्म के होते थे। यहाँ से लोग फास्ट फूड ले सकते थे। वो यहाँ आकर माइक्रोफोन पर ऑर्डर देते थे, जिसके बाद अमला उनका ऑर्डर तैयार करता था और फिर उसके बाद इस छोटी सी खिड़की से वो अपना ऑर्डर उठा लेते थे। आज पूरा मुल्क इसी तरह खाता है। ऐसे ही आप कॉफी शॉप में जाते हैं और अपनी पसंद की चीज आपको मिनटों में मिल जाती है। Into the coffee shops and grab your espresso, which comes out instantly in seconds, in a matter of seconds, and but is it the reason? Is it a reason that it's very cheap, so that most of the people buy it? It is. It's cheap. It's fast. ये सस्ता है, जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसके साथ एक मसला ये भी है कि अक्सर लोग समझते हैं कि खाना घर पर तैयार करना महंगा पड़ता है। अगरचे बाज़ चीज़ें घर में सस्ती बन जाती हैं, लेकिन लोगों का अमूमी ख्याल ये है कि फास्ट फूड ज़्यादा सस्ता होता है, फ़ौरन मिल जाता है और इसे किचन में जाकर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। Is good and cheap and quick. They don't have to go into the kitchen and cook it. They don't have to do anything. Yeah, and so in fact they eat the high calorie. It's like living on street food. सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो अभी तरक्की के मराहिल से गुजर रहे हैं, फ़ास्ट फूड को बहुत ही चीप और बहुत ही जल्दी हासिल हो जाने वाली फ़ूड समझा जाता है। लेकिन अमेरिका के कुछ शहरों में अभी भी ऐसी फूड्स मौजूद हैं जो कि हैं तो फ़ास्ट फूड, लेकिन उनके प्राइस बहुत ही हाई हैं। किस किस्म की ये फ़ूड है, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट सेरेंडिपिटी 3 में बिकने वाले दुनिया के महंगे तरीन बर्गर लबोर्जोर एक्स्ट्रावेगेंट की वजह से न्यूयॉर्क का नाम दुनिया के महंगे तरीन बर्गर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। Our special burger has the Guinness World Record as the most expensive hamburger in the world. होटल के क्रिएटिव शेफ जो कॉल्ड्रोन का कहना है कि इस बर्गर के हवाले से मालूमात लेने और होटल में इस बर्गर का लुत्फ उठाने काफी तादाद में कस्टमर आते हैं। इस बर्गर में जापानी बीफ के अलावा हर्ब्स और बटेर के अंडे डाले जाते हैं, जबकि बर्गर के बन को सोने के वर्क से ढांपा जाता है और बर्गर के ऊपर लगाई जाने वाली पिन पर हीरा जड़ा होता है। तो इसकी कीमत बन जाती है $295 अमेरिकी। न्यूयॉर्क के डीबी बिस्ट्रो के सिग्नेचर बर्गर की कीमत $32 से शुरू होती है, जिसे मुख्तलिफ हर्ब्स को मिलाकर बनाया जाता है, जबकि इस बर्गर की कीमत बाज़ औक़ात $70 तक भी पहुंच सकती है। इस बिस्ट्रो के एग्जीक्यूटिव शेफ लॉरेंट कॉलकुटोर का कहना है कि बर्गर में डाले जाने वाले महंगे अज्जा की वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जायके की परवाह किए बगैर सस्ते बर्गर खाना चाहते हैं।
शेक शैक भी न्यूयॉर्क का एक मशहूर रेस्टोरेंट है जिसकी न्यूयॉर्क सिटी में काफी शाखें मौजूद हैं। इसके बर्गर की कीमत $7 से शुरू होती है। मेरे ख्याल में इसकी कीमत इसके जायके के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। मैं महंगे बर्गर खाने रेस्टोरेंट्स में भी गया हूँ, लेकिन इसका जायका मुझे सबसे बेहतरीन लगता है। और एक और कस्टमर अलीसा मलोन का ख्याल है कि महंगा और स्पेशल बर्गर खास मौकों पर एक बेहतरीन टेस्ट हो सकता है। मेरा ख्याल है कि जब आप इस शहर में एक सयाह के तौर पर आते हैं तो बर्गर के लिए इतनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन शेक शैक के सीईओ रैंडी ग्रोविटी का मानना है कि वो कभी इतना महंगा बर्गर हजम नहीं कर सकते। मैं किसी भी हालत में $300 का बर्गर एंजॉय नहीं कर सकता। मैं लवाजमात से तैयार किए जाने वाले बर्गर को एक महंगे बर्गर पर फौकियत दूंगा। तो आप जब भी न्यूयॉर्क आए तो $7 का बर्गर भी जहन में रखिए और $295 अमेरिकी का बर्गर भी। ग्लूटेन फ्री डाइट अमेरिका में एक और नया बढ़ता हुआ ट्रेंड है। ग्लूटेन फ्री डाइट का मार्केट के ऊपर किस हद तक असर पड़ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ताज़ा कुकीज की खुशबू से महकती ये है लूसीज बेकरी। देखने में तो ये आम बिस्किट्स जैसे हैं, मगर कंपनी की बानी लूसी गिबनी कहती हैं कि उनकी कुकीज रिवायती बिस्किट्स से मुख्तलिफ हैं। Especially special because I don't use typical ingredients. Most cookies are made from wheat flour, butter, eggs. And none of those are in our recipes. लूसीज बेकरी कोई ऐसी चीज तैयार नहीं करती जिसमें ग्लूटेन पाया जाता हो। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गंदम और कुछ और चीजों में पाया जाता है। बाज लोगों को इससे एलर्जी होती है। I made cookies with these recipes at home for my son who has food allergies and can't eat gluten, milk or eggs, peanuts or tree nuts. लूसी ने 4 साल पहले अपने बेटे के लिए ग्लूटेन के बगैर अशिया तैयार करनी शुरू की, जिन्हें बाद में बेकरी में बनाया जाने लगा। अब उनकी कंपनी की सालाना आमदनी $50 लाख है। एक हालिया फूड शो में लोगों ने लूसी की बनाई हुई कुकीज में काफी दिलचस्पी ली। I liked what I saw on her websites and I thought that I would come and try because my customers are asking more and more for gluten free. इसी शो में अमेरिकी रियासत वाशिंगटन की 25 साल पुरानी स्टिकी फिंगर्स नामी बेकरी के मालिक भी मौजूद थे, जिन्होंने ग्लूटेन से पाक चीजें तैयार करनी शुरू की हैं। We just started producing the gluten free for this show actually, basically because we were requested by our customers that we carry gluten free. फूड शो के ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक स्टिकी फिंगर्स और लूसीज जैसी 300 कंपनियां ग्लूटेन से पाक खाने की अशिया तैयार कर रही हैं। And that's way up. We saw it begin a few years ago with maybe 20 to 40 companies with gluten-free products. And we're seeing a lot better product now coming out. Not only more, but better. यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के माहिर एलिसियो फसानो कहते हैं कि उन्हें इस रुझान पर कोई हैरत नहीं। One of the reasons is that celiac disease. ग्लूटेन से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में पहले इतनी मालूमात नहीं थी, मगर हालिया रिसर्च के मुताबिक छोटी आंत में अक्सर खराबियों की वजह यही ग्लूटेन या प्रोटीन है। आंतों की बीमारी के अलावा आबादी का तकरीबन 6% हिस्सा ऐसा है जो खुराक में ग्लूटेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग ग्लूटेन वाली खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें सर के दर्द से बांझपन तक की शिकायत हो सकती हैं। ऐसा पहले तो यूरोप से ताल्लुक रखने वाले अफराद में पता चला और बाद में शमाली अफ्रीका, मशरक़ वुस्ता और चीन में भी। मगर जिन लोगों को ग्लूटेन वाली खुराक से कोई परहेज नहीं, वो भी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। I don't have a gluten intolerance, no. But I feel better when I eat gluten-free food sometimes. जैसे जैसे लोगों में ग्लूटेन फ्री खुराक का इस्तेमाल मकबूल हो रहा है, इनकी तैयारी में भी इजाफा हो रहा है और बहुत से बड़े स्टोरों में भी ऐसी अशिया की दस्तयाबी आम होने लगी है। अमेरिका में फास्ट फूड के बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए अब लोग आहिस्ता आहिस्ता फ्रेश फूड्स की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए उनकी कोशिश होती है कि वो फार्मर्स मार्केट, जहां पर आपको ताज़ा और अच्छी सब्जियां और फल मिलते हैं, वहां का रुख कर सकें। आइए आपको दिखाते हैं कि फार्मर्स मार्केट लॉस एंजलिस में किस तरह से चलाई जाती है और लोग उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी होस्ट मनाल और आपको आज ले जाने वाली हूं एक बहुत यमी एडवेंचर पे, जहां पे हम ट्राई करेंगे कैलिफोर्निया के फार्मर्स मार्केट की फूड वैरायटी। यहां पे हम देखेंगे एक्सोटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लोकली ग्रोन, इम्पोर्टेड, डिफरेंट फूड वैरायटीज, इंटरनेशनल फ्लेवर और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं चेक करने वाली हूँ, पूरे इंटरनेशनल डिजर्ट टेबल। चलिए देखते हैं फार्मर्स मार्केट। मैं जा रही थी कुछ और खाने की चीज़ें देखने और हर जगह की तरह मुझे यहाँ भी अपने देसी मिल गए। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? मेरा नाम दिनेश प्रधान है। मैं यहाँ लॉस एंजल्स में रहता हूँ। ओरिजिनली बॉम्बे से हूँ, बट माय बर्थ वाज इन युगांडा, ईस्ट अफ्रीका, बट ओरिजिनली फ्रॉम बॉम्बे। मुझे ये बताइए, आपको बॉम्बे से हैं, वहाँ के खाने तो पसंद आते होंगे। फार्मर्स मार्केट में कोई इंडियन जगह मिली? क्योंकि मैं तो कोई बिरयानी ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। यहाँ बिरयानी तो पता नहीं मिलती है कि नहीं, लेकिन काफ़ी और कुछ बहुत सारा मिलता है। यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड चलें, दैट्स गुड। कुछ मुझे सजेस्ट करेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ कहाँ पे। पहले चॉकलेट्स दिख गई, फिर स्मूदीज़ दिख गई, फ्रेंच फूड दिख गया। मुझे कुछ जल्दी से बताइए मैं कहाँ पे जाऊँ। यहाँ पीछे एक ब्राज़ीलियन फूड करके जो है बहुत अच्छा है वो। आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। आई थिंक यू विल रियली एंजॉय इट। सो आप वहाँ जाकर देखिए। इसके पीछे देसी मिल गए मुझे यहाँ पे। मुझे बताया यहाँ पे शायद बिरयानी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ब्राज़ीलियन फूड बोला है मुझे ट्राई करने का, जो मैं देखूँगी। लेकिन फिर मुझे डिज़र्ट्स दिख गए ब्राज़ीलियन फूड ढूंढने से पहले। यहाँ पे और आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। पहले हमने देखे थे छोटे पैकेजेस पॉपकॉर्न वगैरह के, यहाँ पे बड़े केक्स और डिज़र्ट टाइप्स पेस्ट्रीज़ हैं। और सबसे अच्छी बात ये यहीं पे फ्रेश बनती है। इमीडिएटली किसी की बर्थडे पार्टी हो तो मैं यहीं से केक करा के ले जा सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, हाय, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? Oh, that's totally fine. Me neither. Can you tell me something about your pastry store? Something about what kind of varieties you have here? It's the best pastry, French pastry. Yeah, sure. Particularly the macaron, French macaron. Parle français, oui. Okay. And we have big cakes too, and the special house for Halloween. शीश कबाब, ओह गॉड, मैं तो गई आज। यहाँ पे ग्रीक सैलड्स, चिकन सैलड्स और शवरमे की भी वैरायटी है, उसके साथ साथ लैम चिकन। और वो देखिए सब फ्रेश बन रहा है यहाँ पे। वाओ, आई लव इट। इतना क्राउड है मेरे आगे और मैंने अभी देखा कि पीछे बन रहे हैं डोनट्स, यमी ग्लेज्ड डोनट्स, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा क्राउड है। आई थिंक मुझे दूर रहना चाहिए। मैंने वैसे ही बहुत सी चॉकलेट स्टोर्स देख ली है। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के इतने ऑप्शन हैं और ये ख़त्म भी करते हैं तो साथ क्रैनबेरीज पे और दूसरे सैलड्स पे। आई थिंक मैं तो यहाँ खुश हो जाऊँगी इतने ज़्यादा वैरायटीज़ देख देख के। हम आखिर में यहाँ आ पहुँचे हैं मेरे फेवरेट स्पॉट पे, फ्रोज़न योगर्ट जो पिंक बेरी का है। यहाँ पे यूजुअली सिर्फ 2 से 3 बेसिक फ्लेवर्स होते हैं, ऑरेंज, ओरिजिनल, पोमेग्रेनेट, कोकोनट, मैंगो भी आजकल उन्होंने डाला हुआ है लेकिन वो ओरिजिनल्स में नहीं है। उसके अलावा इनके पास टॉपिंग्स होती हैं और डिफरेंट सॉर्ट्स के सिरप्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो आप अपने बेसिक फ्रोज़न योगर्ट पे डाल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स हेल्दी, इट्स लो फैट एंड इट्स अ परफेक्ट मील फॉर एन आफ्टरनून स्नैक। Things in this section. What this section is all about? Well, this whole show, this whole exhibition is. इस पूरे सेक्शन में हमारे खाने पीने के तरीकों और आदत में आने वाली तब्दीलियों पर रोशनी डाली गई है। इस शो केस में आप जो चीजें देख रहे हैं वो 1950 और सन 2000 के दरमियान आने वाली तब्दीलियों को जाहिर करती हैं कि किस तरह छोटे छोटे ज़रूरी फार्मों से बड़े बड़े सनती फार्म वजूद में आए, किस तरह ज़रूरी अशिया को घर में छोटे पैमाने पर बनाकर छोटी दुकानों को दिया जाता था और फिर कैसे सनती तरीके से बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग शुरू हुई।
processing small things at home to sell or in a small shop to big industrial processing. Some of these objects are just wonderful. This particular one is everybody loves. It's a Krispy Kreme donut machine. यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजें भी रखी गई हैं। मिसाल के तौर पर क्रिस्पी क्रीम डोनट तैयार करने वाली ये मशीन। इस मशीन के जरिए सनती पैमाने पर लोगों के पसंदीदा डोनट की तैयारी शुरू हुई। Some guy made in his shop in the 50s. It starts producing. और ये मशीन 50 के अशरे में बनी और इससे बड़े पैमाने पर छोटे साइज की गाजरें पैदा करने का आगाज हुआ, जो आजकल ग्रोसरी स्टोर्स में आम मिलती हैं। यहाँ रखी हुई चीजें ये बताती हैं कि किस तरह बड़ी सतह पर और सनती पैमाने पर चीजों की पैदावार शुरू हुई। Industrial processing, and all the time we're asking the question, is big really better? आमतौर पर ये सवाल भी किया जाता है कि क्या बड़ा होना अच्छी बात भी है? Big shopping carts. This is one of the old shopping carts in the first little supermarket stores. बड़ी चीजों में खरीदा हुआ सामान रखने वाली बड़ी-बड़ी ट्रॉलियां भी शामिल हैं। One thing I want to know, why the people accessories, what the necessities they need, how it can change from that more than a double? It can change because people have more money, they have more status. खरीदने की आदत में तब्दीली की वजह यह है कि अब लोगों के पास ज्यादा रकम है, उनका स्टेटस पहले से बेहतर है, वो ज्यादा खरीदने की ताकत रखते हैं और स्टोर्स ने उन्हें कायल कर लिया है कि छोटे पैमाने पर खरीदारी की बजाय मसलन 2 पाउंड के बजाय 50 पाउंड का चावल का बैग खरीदना ज्यादा बेहतर है। चुनाचे उन्होंने खुद को सनती पैमाने पर पैदावार की तब्दीलियों के मुताबिक ढाल लिया है। In this section I'm seeing a few other countries also. Yes, you're seeing lots of countries who. इस सेक्शन में आप बहुत से मुल्कों की खुराक देख रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद मुख्तलिफ मुल्कों से लोग यहाँ आना शुरू हुए। ये नए इमिग्रेंट्स थे। ये कोरिया, पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, जनूब मशरक़ी एशिया और दीगर इलाकों से आए और अमेरिका की तमाम रियासतों में आबाद हुए। Korea, from Pakistan, from India, from Thailand, from Southeast Asia to South Asia, and they came to all over the states, all over America. They established grocery stores. वहाँ इन्होंने अपने ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स खोले और अमेरिकियों ने भी वहीं जाना शुरू कर दिया। ये लोग अपने इलाकों के मसाले और मखसूस किस्म की रोटियां भी अपने साथ लाए और उसे इन्होंने हमारी दुनिया का हिस्सा बना दिया। That were familiar to their world, and they made them a part of our world. People ask us all the time, what's American food? And we say, this is American food now. लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि अमरीकी खाने क्या हैं, और हम कहते हैं कि हमारे आम ग्रोसरी स्टोर्स में मिलने वाले सभी खाने अमरीकी हैं। मिसाल के तौर पर डबल रोटियों के सेक्शन में अब आपको सिर्फ अमरीकी स्टाइल की डबल रोटी ही नहीं मिलती, बल्कि वहाँ नान भी पड़े होते हैं। But you can get naan, for example. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. इस एग्जीबिशन का जो एक बड़ा मकसद था वो ये था कि लोगों को पिछली चंद दहाइयों में अमेरिका में फूड के हवाले से जो तब्दीली आई है, कई कल्चर्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर खाने के हवाले से अपने ट्रेंड सेट किए और अब लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, उन खानों को पसंद भी करते हैं। पाकिस्तानी इंडियन कल्चर भी आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से शामिल हुआ। लेकिन वो जो एक चीज़ जिसे कहा जाना चाहिए कि एक ट्रेडिशन होता है कि लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने को मिस करने लगे हैं, वो चीज़ शायद हमें यहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट फूड का जो ट्रेंड है वो बहुत ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में अभी भी ये कल्चर मौजूद है कि ख़ानदान इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, और शायद यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी और एशियन कल्चर अभी भी दुनिया में ज़िंदा है। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।